Hello everyone. Firstly, I would like to welcome you all to my channel. It's going to be my first video on a very interesting and simple topic from phase equilibrium. That is, you all can see the heading, it's on phase rule. In this video, I'll be showing you how to calculate number of components in various solutions. I have seen a lot of students facing problem in calculating number of phases, relations between different substituents in a system, and calculating number of components and a lot more. So in this video, I'll be trying to answer all your queries. So let's start. Firstly, before telling you what the component is, let me first brief you with phase. राइट सो फेज़ क्या होता है. फेज़ अगर दो से ज़्यादा कोई होमोजेनियस पार्ट्स हैं एक दूसरे के कंटैक्ट में इन अ सॉल्यूशन, देन उनमें अगर इक्विलिब्रियम है, और अगर इक्विलिब्रियम भी नहीं है देन ऑल्सो दे आर कॉल्ड फेजेस. लाइक इट्स नॉट अ कंडीशन कि वो फेवरेबल हो या ना हो कि उसके अंदर इक्विलिब्रियम है, बट फेज इज़ जनरली लाइक टू होमोजेनियस पार्ट्स जो एक दूसरे के कंटैक्ट में हो इन अ सिस्टम, दे कैन फॉर्म अ फेज, right? So for an example, I'll be giving a small example on phase. What is a phase? So if we see, there's a solution, water solution, simple water solution, where here H2O is in liquid phase, right, and here there is some gaseous molecules as well. So here, as we can see, there is an equilibrium between gas phase and liquid phase. Gas and liquid are two different phases. We all know there are three types of phases: gas, liquid and solid. We all know that. So दो different phases के बीच अगर equilibrium है, that is it's a dynamic equilibrium, या अगर दो phases के बीच में dynamic equilibrium आ जाता है, then it is known as phase equilibrium. This is known as phase equilibrium. Okay, but it's not a necessary condition. Phase is just of three types, that is liquid, solid and gas. Equilibrium का phase से ज़्यादा कोई relation नहीं होता है. Okay, and now we'll be telling about components. So minimum number of constituents sufficient for determining the composition of all the phases of system. That is, I'll tell you, एक system है, उस प्योर सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, उस पूरे सिस्टम को, लाइक एक सिस्टम है, अगर हम यही वाला सिस्टम लेकर चलें H2O का, इस पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे मिनिमम कितने लोगों की या कितने केमिकल स्पीशीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि मैं उस पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर दूं, हमें पता चल जाए कि वो सिस्टम क्या है. राइट, कहते हैं ना, उतने कंपोनेंट्स होंगे उसमें. लाइक इफ़ यू सी दिस एग्जांपल, इसमें सिर्फ H2O है, H2O ही लिक्विड फेस में, H2O ही गैसेस में है. तो अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स बताना है तो इसके अंदर कंपोनेंट होएगा H2O. अगर हमने ये बता दिया कि ये सिस्टम H2O से बना है, देन वी मीन के नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स हमारा H2O है और हम इस पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं. राइट. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. अगर हम एक कंडीशन है, मान लो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट है, एक सिचुएशन है, दैट इज़ देयर इज़ अ ट्रिपल पॉइंट. अब क्वेश्चन क्या है कि इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कितने होंगे. अब देखो, अब सॉलिड को बताने के लिए भी मुझे H2O बताना होगा, एंड गैस को बताने के लिए मुझे सिर्फ यही बताना होगा कि इसके अंदर H2O है, और चाहे वो लिक्विड ही क्यों ना हो, लिक्विड को बताने के लिए भी हमें यही बताना है कि इसके अंदर H2O है. अब अगर हम नंबर ऑफ़ फेजेस की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ़ फेजेस 3 होंगे, वी ऑल नो, राइट. तो अब इसके अंदर एक वाटर ही है. वाटर इज़ ओनली कंपोनेंट जिसको हम बता दें तो हमें सिस्टम में क्या क्या है आइडिया लग जाएगा. राइट. नाउ हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स. अब इसमें अगर हम किसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम बताएं कि कंपोनेंट्स कितने हैं,
ये तो हमने ऊपर ऊपर से कह दिया है, लेकिन अगर हमें प्रॉपर फॉर्मूला वाइज देखना है तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स, इसका भी एक फॉर्मूला है विच इज़ नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स इक्वल्स टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस ई। तो यहाँ पर अगर हम देखें ई क्या है, ई है नंबर ऑफ़ रिलेशन बिटवीन देम। लाइक इस ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें रिलेशंस कितने हैं, राइट। तो अगर हम इस एग्ज़ाम्पल को हम यहाँ से सॉल्व करें तो कंपोनेंट्स हमारा हो जाएगा इक्वल टू में नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 1 2 3, एक सॉलिड फेज़ में है, एक लिक्विड फेज़ में और एक गैशियस में, और ये सब इक्विलिब्रियम में है। देयरफॉर एक डायनेमिक इक्विलिब्रिया फॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से ये अब हमारा एक सिस्टम एक ट्रिपल पॉइंट पर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो फिर इसके अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो होएगा 3, राइट। एंड हमारा यहाँ पर रिलेशंस कितने हैं, रिलेशंस हमारा है सॉलिड और लिक्विड के बीच में 1, लिक्विड और गैस के बीच में 2। सो नंबर ऑफ़ रिलेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 रिलेशन होंगे, तो हमारा कंपोनेंट हो जाएगा 1। एंड वी ऑल नो वो एक कंपोनेंट क्या है, दैट इज़ वाटर, राइट। सो एक ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था जिससे मैंने आपको बताया कि आप फॉर्मूले के बेसिस पर भी और अगर आप सिर्फ इक्वेशन देखें उसके बेसिस पर भी कैसे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स कितने होंगे, राइट। अब अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, नेक्स्ट एग्जांपल मेरा है, अब मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी जिसके बेसिस पे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स या नंबर ऑफ़ फेजेस। तो अब अगर हम इसमें देखें फेज़, तो फेज़ हमारे इसमें कितने होंगे, देयर आर ओनली 2 फेजेस, सॉलिड और गैस है यहाँ पर। तो सॉलिड एंड सॉलिड एक फेज़ बनाएगा, नो, सॉलिड और सॉलिड एक फेज़ यहाँ पर नहीं बनाएगा। CaCO3 एक अलग है और CaO का सॉलिड अलग है, ये सॉलिड अलग फेज़ बनाएगा एंड दूसरा ये CaO का जो सॉलिड है वो अलग फेज़ बनाएगा। तो जो हमारे फेज़ आएंगे वो हमारे आएंगे 3, एक सॉलिड और एक गैस। एक सॉलिड होगा CaCO3 का, एक होगा CaO का, राइट। 2 अलग सॉलिड्स हैं तो 2 अलग फेज़ होंगे, यू गेटिंग इट। सो अगर हम इसमें नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स हमने देख लिया है n-e। तो इसमें n क्या होगा, कंपोनेंट्स 1 2 3, इसके अंदर नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे 3, राइट। नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स 3 हैं और हमारा जो रिलेशन है वो हमें इसमें सिर्फ एक दिख रहा है। इक्विलिब्रियम के साइन से भी आप गेस कर सकते हैं कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम सिर्फ एक जगह है, तो इसलिए रिलेशन भी इसमें एक ही होगा कि CaCO3 और CaO और CO2 के बीच में एक इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आ जाएगा 2, राइट। सो दिस इज़ आवर आंसर। अब अगर हम और ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स देखें और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड अगर हम जाएँ, जहाँ पर जैसे नेट होता है एग्ज़ाम या जैम एग्ज़ाम होता है, तो हमसे ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं MCQ टाइप में, एंड विच आर वेरी कंफ्यूजिंग। तो इसके अंदर हम लोग वो सारे एग्ज़ाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो ये एक और एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है जिसमें ये सल्फ़र के अलग अलग टाइप्स हैं, रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। 4 अलग अलग फेज़ हैं इसके अंदर, एज यू कैन सी, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड, वेपर। तो रोम्बिक और मोनोक्लिनिक आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो इसके अंदर हमारे फेज़ क्या होंगे 4, राइट। और रिलेशंस अगर हम देखें, चारों के बीच में रिलेशन है, एज यू कैन सी, चारों के बीच में रिलेशन है। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पास चारों प्रेजेंट है। तो रोम्बिक इज़ इन इक्विलिब्रियम विद मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक इज़ इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, रोम्बिक एंड वेपर। तो ऐसे ही हमारा जो लिक्विड होएगा वो भी इन तीनों के साथ इक्विलिब्रियम में होएगा और वेपर भी। सो हमारा अगर हम देखें कंपोनेंट का फॉर्मूला था n-e, तो इसके बेसिस पे अगर हम निकालें इसके अंदर, तो इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहेंगे 4, राइट। रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड, वेपर। एंड यहाँ पर अगर हम इक्विलिब्रियम का जो हम जैसे हम इक्विलिब्रियम से हम पहले देखते थे कि हमारे रिलेशंस कितने हैं, तो यहाँ पर भी हमारे 3 रिलेशंस होंगे। आप यहाँ पे प्लस की जगह पे अगर इक्विलिब्रियम साइन लगा दें तो फिर ये इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर कितने रिलेशंस हैं, क्योंकि रोम्बिक हमारा इनके साथ उसमें है,
इक्विलिब्रियम में, और वैसे ही कंडीशन रहेगी मोनोक्लिनिक लिक्विड और वेपर के साथ। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएंगे 3, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स आ जाएंगे 1, राइट। सो इस मिक्सचर में वैसे भी अगर आप चेक करो, अगर आप फॉर्मूले के विदाउट अगर हम कैलकुलेट करें, तो इस मिक्सचर में आप सिर्फ इतना बता दो कि हमारा सल्फ़र प्रेजेंट है, तो हम ये पूरा सिस्टम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी सल्फ़र के टाइप्स हैं, राइट। सो अगर अब हम एक नए एग्जाम्पल की तरफ चलें, तो इसके अंदर हमारा फेजेस कितने हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। हमने एक बीकर लिया है जिसमें हमारा वाटर है एंड इट्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हमने गैस ऑन कर रखा है एंड इट्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो लिक्विड और गैस के बीच में, लिक्विड अभी जो हमने पीछे लिया था, लिक्विड और गैस के बीच में हमने बताया था कि ये हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम है, राइट। तो हम यही वाली अगर कंडीशन ले, तो इसके अंदर फेज़ हमारे हो जाएंगे 2, लिक्विड प्लस गैस, राइट। तो ये 2 हमारे फेज़ हो जाएंगे, और जो हमारा कंपोनेंट्स है वो हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं 2, माइनस रिलेशन कितना है, रिलेशन हमारा सिर्फ 1 रहेगा, तो हमारा कंपोनेंट्स कितने आ जाएंगे 1, राइट। अब हम एक और सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं, बट ये एक्चुअली काफ़ी बार पूछा भी गया है। सो अगर हम ये लें, तो ये हमारे 2 गैसेस हैं, हीलियम एंड N2। तो इसमें फेजेस क्या रहेंगे, फेजेस इसके अंदर रहेंगे 2, बिकॉज दीज 2 गैसेस आर नॉट रिएक्टिव। ये लोग अगर हम, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा था कि 2 सॉलिड्स हैं एंड वो नॉन रिएक्टिव हैं, वैसे ये जो गैसेस हैं ये नॉन रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हमारी जो गैस हीलियम की है वो अलग फेज़ में कंसिडर की जाएगी, और जो N2 है वो अलग फेज़ में कंसिडर किया जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूले से देखें तो N-E हम यहाँ पर लगाएंगे, और हमारे नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इट्स क्वाइट विजिबल कि 2 है। और यहाँ पर अगर हम देखें E, तो फिर यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 0, बिकॉज हीलियम और N2 के बीच में कोई भी हमारा रिलेशन नहीं है। तो हमारा जो कंपोनेंट्स है वो आ जाएगा 2। हीलियम और N2 हमारा रिएक्ट नहीं करते, चाहे वो एक बीकर में आप रख लो, चाहे एक क्लोज कंटेनर में रख लो, दे बोथ डू नॉट रिएक्ट टू ईच अदर, इसलिए उनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, और उनका जो रिलेशन है वो 2 0 रहेगा। तो जो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स है वो भी हमारे 2 रहेंगे, राइट। अब मैं अगर मैं अलग एग्जांपल लेकर चलूँ आपके आगे, यहाँ पर है सुक्रोज सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मुझे इसमें सिर्फ H2O बताने से काम नहीं चलेगा कि यहाँ पर अगर हम एक बीकर लें और यहाँ पर हमने सुक्रोज सॉल्यूशन कैसे बनता है, वाटर के अंदर हमने थोड़ा सा शुगर डाल दिया है, तो इसके अंदर अगर हम सिर्फ H2O से हम बता दें कि कितने लीटर पानी डाला है, उससे हमको पूरे सिस्टम का आइडिया नहीं लगेगा कि ये सुक्रोज सॉल्यूशन क्या है। तो आई हैव टू टेल कि कितना पानी है और कितना शुगर है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, राइट। तो इसके अंदर हम अगर बिना फॉर्मूले की यूज़ करें, अगर हम सिंपली बताना चाहें, तो इससे हमें दिख रहा है कि कंपोनेंट्स इसके अंदर हमारा 2 होएगा, एक शुगर होएगा, एक H2O होएगा। हम दोनों की क्वांटिटीज़ बता दें अगर, तो हम इस पूरे सिस्टम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत एक सिंपल एग्जांपल था, बट लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि NH4Cl जो है वो सॉलिड फेस में है, और NH3 और HCl के साथ ये हमारा इक्विलिब्रियम में है। और इसके अंदर हमें एक और कंडीशन गिवन है कि P ऑफ NH3 दैट इज़ प्रेशर ऑफ NH3 इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ HCl, क्योंकि दोनों की दोनों हमारी गैसेस हैं। अगर हम इसमें फेज़ की बात करें, अगर हम हमें इसके अंदर निकालने हैं कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स हमारे अगर हम देखें तो फिर होगा N-E, राइट। और अगर हम फेजेस की बात करें, तो फेजेस हमारे इसके अंदर होंगे 3, एक सॉलिड, एक गैस, और एक यहाँ पर HCl गैस, क्योंकि दोनों ही रिएक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे से। लेकिन हमें मेन निकालना है कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स के लिए हमारा क्या रहेगा,
जो हमारा कंपोनेंट्स में हमारे जो ये होंगे, तो ये एक सॉलिड है, एक गैस है और एक गैस है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स 3 है। अब अगर आप रिलेशंस की बात करो तो इसके अंदर हमें रिलेशन कितने दिख रहे हैं? वन इज़ दिस रिलेशन कि ये इक्विलिब्रियम में, एंड द सेकेंड रिलेशन इज़ दिस कि हमारा प्रेशर ऑफ NH3 इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ HCl है। ये कंडीशन मैं आपको बता दूं, ये कई बार गिवन नहीं होती है क्वेश्चन में। यू हैव टू नो दिस कि जब भी ये सिचुएशन आती है तो हमारा जो NH3 का प्रेशर होता है वो इक्वल टू HCl प्रेशर आता है। और अगर वो सिस्टम का कंडीशन ये नहीं रहेगी तो वो ज़रूर आपको बताएंगे कि ये हमने चेंज करी है सिचुएशन ऐसी। बट इन नॉर्मल कंडीशंस ऐसा होता है कि हमारा प्रेशर ऑफ NH3 इज़ इक्वल टू प्रेशर ऑफ HCl होता है। तो फिर यहाँ पर अगर हम रिलेशंस देखें तो 2 आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1, राइट। तो अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर NH4Cl NH3 HCl यही वाला एक एग्जांपल हमने ले लिया है, बट इसके अंदर हमारा प्रेशर ऑफ NH3 और HCl इक्वल नहीं है। तो फिर क्योंकि ये नहीं है तो फिर हमको ये चीज़ कंडीशन इसकी गिवन रहेगी। तो इसके अंदर सिंपल है, अगर हम चेक करें कि रिलेशन कितने हैं, तो रिलेशन अगर हम चेक करें तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा 1, दैट इज़ NH4Cl इज़ इन इक्विलिब्रियम विद NH3 एंड HCl। तो कंपोनेंट्स अगर हम चेक करेंगे तो N-E, तो कंपोनेंट्स हमारे हो जाएंगे 3 - 1 और यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स आएंगे ना कि 1, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, राइट। और अगर अब हम थोड़े से कम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स की तरफ चलें, दैट इज़ कई बार ये एग्जाम्पल्स पूछे जा चुके हैं नेट के एग्ज़ाम में, एंड इट्स लाइक थोड़े से कम्प्लेक्स हैं बट इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। और ये मैं अभी आपको बता रही हूँ दैट नंबर, अब अगर हम ये एग्जाम्पल देखें, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर अ सिस्टम इन विच AlCl3 इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, नोटिंग दैट हाइड्रोलिसिस एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ AlOH thrice, ओके, AlOH thrice एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अकर। तो इसके अंदर हमारा, अगर हम अब इसके अंदर हमारे स्पीशीज़ आ जाते हैं, तो फिर अगर हम यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ कितने रहेंगे जो ये सिस्टम के अंदर है हमारे, तो अगर हम वो नोट डाउन करें तो इसके अंदर Al3+ रहेगा, Cl- रहेगा और H+ रहेगा और OH- रहेगा क्योंकि वाटर भी है सिस्टम में। तो अगर हम कंपोनेंट्स देखें, कंपोनेंट्स हमारा होता है N-E, तो इसके अंदर इन्होंने कहा है कि प्रेसिपिटेशन है, तो हमें इसके अंदर रिलेशन हमें कोई गिवन नहीं है ऐसा, पर हमें रिलेशन खुद से लिखना पड़ेगा। दैट इज़ हमें अपना इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन देखकर कि इसके अंदर क्या रहेगा, कि सिस्टम के अंदर हमारे रिलेशंस क्या रहेंगे और सिस्टम के अंदर हमारी जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो रही है। तो इसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही होगी, AlCl3 + H2O, क्वेश्चन में हमको गिवन है AlCl3 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर वेयर इट प्रोड्यूसेस AlOH thrice + 3 ऑफ HCl, राइट। तो अब इसको देखकर हम बहुत ईजिली, अब ये बहुत ही ईजी हो चुका है क्वेश्चन, इसके अंदर हम ईजिली बता सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहेंगे, 1 2 3 4, एंड नॉट इवन स्पीशीज़, वी हैव टू चेक द कि हमारे जो रिएक्शन है उसके अंदर कितने स्पीशीज़ हैं, तो देयर आर 4। तो यहाँ पर हम क्योंकि हमारे जो स्पीशीज़ हैं दैट इज़ हमारे जो आयंस हैं वो कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमारा 4 आ जाएगा। एंड हमारा रिलेशन कितना है, यही एक रिलेशन है क्योंकि ये तो एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, रिलेशन हमारे पास सिर्फ एक ही आएगा, तो इसलिए हमारे कंपोनेंट्स इसमें आ जाएंगे 3, राइट। सो नाउ अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो दिस इज़ लाइक स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज जब भी आपके पास आयंस इंक्लूड होते हैं तो यहाँ पर एक डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ होती है, इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी कंसिडर करना पड़ता है एज अ रिलेशन। तो अगर हम इसमें चेक करें कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशंस, कि पहले तो हम चेक करते हैं कि रिलेशंस कितने हैं। तो अगर हम देखें रिलेशन नंबर 1, तो रिलेशन नंबर 1 क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, इसके अंदर हमारा NaCl है जो कि हमारा इन इक्विलिब्रियम विद होएगा Na पॉजिटिव + Cl-, दैट इज़ ये डिसोशिएट हो रहा है टू फॉर्म Na+ एंड Cl-, जो कि हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कि इसके जो आयंस हैं। और अगर रिलेशन 2 की बात करें हम,
तो इसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं कि HCl भी गिवन है, तो यहाँ पर हमारा HCl भी डिसोशिएट होएगा H प्लस Cl माइनस में, राइट। एंड अगर हम रिलेशन 3 की अब बात करें तो हमारा रिलेशन 3 क्या रहेगा, H2O, क्योंकि हमें H2 गिवन है लीटर में और आई मीन लिक्विड में, और H2O हमें गिवन है सॉलिड में, तो एक रिलेशन ये भी रहेगा। और अगर हम रिलेशन नंबर 4 की बात करें तो वो रिलेशन नंबर 4 हमारा रहेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का। अभी मैंने आपको बताया कि हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक रिलेशन कंसिडर करना पड़ेगा व्हेन एवर द सॉल्यूशन, जो हमारा हमें सॉल्यूशन गिवन है उसके अंदर हमारे पास आयंस इंक्लूड किए हों। आयंस हमें इंक्लूडेड हैं यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमसे HCl, NaCl, Na पॉजिटिव, Cl माइनस, H प्लस और H2O इन सॉलिड दैट इज़ आइस, H2O इन लिक्विड हमें गिवन है। तो इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का भी एक हमें रिलेशन कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या होएगा, तो इसके अंदर हमारे नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या रहेंगे। नंबर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर हम काउंट करें तो यहाँ पर रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो यहाँ पर 7 और माइनस हमने अभी रिलेशंस लिखे हैं जो कि हमारे रिलेशंस है 4, तो इसके अंदर हमारे जो नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स आएंगे वो आएंगे 3, राइट। सो इट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। कई बार हमसे नॉर्मली ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, इफ़ यू कंसिडर NaCl एंड KCl, दे चेंज 1 और 2 कंपोनेंट्स, हमने एक या 2 स्पीशीज़ चेंज कर देते हैं और फिर आपसे पूछ लेते हैं, तो ये इस बेसिस पे, लेकिन हम ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओनली थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड इज़ कि हमें इसके अंदर एक रिलेशन E के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का ऐड करना पड़ता है फॉर द आयंस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। So that's it. I hope this video was very useful to you. In case you like this video, please share it, and of course don't forget to like and subscribe to my channel as well. I'll be making lot more videos for you guys, जिसमें मैं आपको इसी तरह कोई भी कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करके बताऊंगी कि आप कैसे ऐसे जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आप कैसे कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप सब्सक्राइब भी ना करें या फिर आप द मेन थिंग इज़ कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, बिकॉज़ आपके जैसे ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स ही होंगे जिनको इन टॉपिक्स में शायद से प्रॉब्लम होती होगी। दे फेस प्रॉब्लम, कैसे फेस कैलकुलेट करते हैं, कैसे कंपोनेंट्स कैलकुलेट करते हैं, तो शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अपने फ्रेंड्स में, ताकि सबको जो ये नॉलेज है, ये जो हम जो ये सिंपलेस्ट वे जो मैंने अभी आपको कराया है, सबको इससे ईजी हो, सबको इससे हेल्प हो कुछ। So yeah, so let's meet in my next video. Thank you very much.